नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मेरे साथ मौजूद है मेरी दो सहयोगी अपर्णा और जिया। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू पर हमला हुआ है। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। एक कैदी ने गैंगस्टर टिल्लू पर हमला किया है। योगेश टुंडा नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टिल्लू पर हमला किया। घायल गैंगस्टर टिल्लू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू पर हमला हुआ है, उसी से जुड़ा ये अपडेट। अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, कैसे हुआ ये हमला और क्या इसको लेकर पूरी जानकारी मिल पा रही? देखिए आदर्श, जो अभी जानकारी हमें मिली है वो ये है कि ये हमला देर रात के बाद किया गया है। जेल नंबर 8 में बंद योगेश ने लोहे की ग्रिल जो है उखाड़ी पहले, उसके बाद जेल नंबर 9 में बंद है टिल्लू ताजपुरिया, जिसके ऊपर उन्होंने उसने जो है ग्रिल से हमला किया है और ग्रिल जो है उसके शरीर में घोंपी गई है कई बार, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि थोड़ी देर में डॉक्टरों से अपडेट लिया जाएगा, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता देंगे, टिल्लू ताजपुरिया और गोगी के बीच में काफी लंबी गैंगवार चली आ रही थी, जिसके बाद जो है टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज भवानिया से हाथ मिला लिया था और गोगी ने जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाया था। पुरानी थी और अब जो भी तस्वीर निकलकर सामने आ पाएगी जांच के बाद, जो हालत ठीक होगी उसके बाद क्या कुछ सामने आता है उस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल का ही प्लान थी। ईडी ने चार्जशीट में यह भी कहा कि विजयनगर आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण सदस्यता और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। तो के कविता विजय नायर से कई बार मिला था, यह भी इस खुलासा इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया गया है। वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वरुण, इस बड़े खुलासे के बाद ये जो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर यही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन साथ ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस पूरी पॉलिसी को लेकर ये बात कही है कि केजरीवाल का ही प्लान था, केजरीवाल का ही जो ब्रेन चाइल्ड है वो अरविंद केजरीवाल का ही था। यानी कि कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए जो किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल को बताया और ये बात कही है कि उन्हीं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस पॉलिसी को बनाने में अरविंद केजरीवाल की थी। साथ ही जो विजय नायर है उनका क्या रोल था, और उन्हीं के जरिए जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य विजय नायर, उनके जरिए जो 100 करोड़ रुपए था वो साउथ से आया, ये सब चीजें मेंशन की है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ा स्पेसिफिक ब्रेन चाइल्ड बताया, तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस तरीके से सीबीआई ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, तो क्या अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है? जी वरुण, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसको लेकर जो भी डेवलपमेंट होगा आपसे हम लेते रहेंगे अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी के खास महल को लेकर विवाद अब नए आयाम छूने लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर अब आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बंगले को दोबारा बनवाने के लिए गैर कानूनी तरीके से 100 से ज्यादा पेड़ भी कटवा दिए। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए खास बंगला बनवाने के लिए कानून तोड़े? क्या बंगले के रेनोवेशन के नाम पर उन्होंने दोबारा पूरी बिल्डिंग बनवाई और इसके लिए 100 से ज्यादा पेड़ कटवाए? अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगा रहे हैं उन्हीं की सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कुछ इस तीखे अंदाज में और इन तस्वीरों के जरिए। ये चारों फोटो गूगल सैटेलाइट इमेजेस है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। केजरीवाल के हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस वक्त केजरीवाल पर गैर कानूनी तरीके से 100 से ज्यादा पेड़ कटवाने के इल्जाम लग रहे हैं, देखिए उसी वक्त वो किस तरह के दावे कर रहे हैं। इस साल ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 52 लाख पौधे लगाने का टारगेट है, जिसमें 42 लाख पौधे समर के दौरान ही लगाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की इन बातों पर विपक्ष को फिलहाल भरोसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसा आम आदमी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारी मांग है कि ऐसे मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है पद पर बने रहने का। बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के प्रदर्शन के बाद एक्शन शुरू हो गया है। आज 2 पहलवानों के दर्ज हो सकते हैं बयान और साथ ही खबर यह भी है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों को समर्थन जताने के लिए जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों की जिस तरह से मौजूदगी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रही है,
उससे इस पूरे मामले के राजनीतिक हो जाने की आशंका जताई जाने लगी है। ये देखिए किस तरह कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर ज्यादा देर ये जस्टिस डिनाई हुआ तो सिद्धू जान की बाजी लड़ाएगा कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू अनकवर द ट्रूथ, तो जैसे बाकियों की होती है कस्टोडियल इंटेरोगेशन इज अ मस्ट। राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन पहलवानों पर लग रहे आरोपों पर खुद दूसरे बड़े पहलवान सफाई भी दे रहे हैं। बांटने का तो ये कर रहे हैं काम। यहाँ पे तो सभी मुस्लिम आ रहे हैं, हिंदू, पंजाबी सभी आ रहे हैं। देख लो, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से। लोगों का मानना है कि पहलवानों का मंच इंसाफ के लिए ही रहे तो अच्छा, क्योंकि डर ये है इसके राजनीतिक होते ही पूरा संघर्ष कहीं हाईजैक न हो जाए। तो अपने खिलाफ लग रहे आरोपों और जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने पूरे प्रदर्शन को मोदी विरोधी ताकतों की साजिश करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने WFI चीफ के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उसको खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरह पीएम मोदी के खिलाफ साजिश से जोड़ दिया, देखिए। हमारे मोदी जी के खिलाफ नारा लगता है कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और योगी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये मंच क्या है? ये क्या मंच खिलाड़ियों का है? ये खिलाड़ियों का मंच नहीं है। दरअसल WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने पूरे मामले को राजनीतिक बताते हुए ये भी कहा, पुराने पहलवान नए पहलवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध भी कर रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रदर्शनकारी पहलवानों का ये सवाल अब भी कायम है। और इस खबर में बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कल रात हुए झगड़े के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर पर फाइन लगाया गया है। विराट और गंभीर पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगा है। कल लखनऊ में मैच के बाद जो ये बहस हुई थी गर्मा गर्म, उसके बाद अब विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों की ही मैच की 100% फीस यानी कि पूरी की पूरी फीस काटी जाएगी और उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैच के बाद विराट और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए थे। दोनों पर ही IPL की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप है और अब आरोप के बाद ये उनको सजा मिली है कि उनकी मैच फीस पूरी की पूरी काट दी गई है। देखिए, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, लेकिन IPL में बेंगलुरु और लखनऊ के मैच के बाद मैदान पर जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। Their home, going there and then winning it. What was that all about? एक तरफ बेंगलुरु के सुपरस्टार विराट कोहली और दूसरी तरफ लखनऊ के कोच गौतम गंभीर, दोनों के बीच सरेआम बीच मैदान तू मैं में हो रही है। मैच में जीत के बाद जब RCB के खिलाड़ी लखनऊ के खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, उसी दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन उससे आगे कुछ और होता। उससे पहले अमित मिश्रा, KL राहुल और दूसरे खिलाड़ियों ने मिलकर दोनों को अलग कर दिया। इस दौरान कोहली और गौतम गंभीर दोनों की बॉडी लैंग्वेज बेहद एग्रेसिव थी। बताया जा रहा है मैच के बाद हाथ मिलाने के दौरान लखनऊ के गेंदबाज नवीन उल हक और कोहली के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद गंभीर नवीन के बचाव में उतर आए। कोहली और गंभीर के बीच IPL 2013 सीजन में भी जमकर लड़ाई हुई थी। तब गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, मगर इस बार वो लखनऊ टीम के विंटर है, जबकि कोहली बेंगलुरु टीम के पूर्व कप्तान रहे। और इस खबर में बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कल रात हुए झगड़े के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर पर फाइन लगाया गया है। विराट और गंभीर पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगा है। कल लखनऊ में मैच के बाद जो ये बहस हुई थी गर्मा गर्म, उसके बाद अब विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों की ही मैच की 100% फीस यानी कि पूरी की पूरी फीस काटी जाएगी और उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैच के बाद विराट और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए थे। दोनों पर ही IPL की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप है और अब आरोप के बाद ये उनको सजा मिली है कि उनकी मैच फीस पूरी की पूरी काट दी गई है। न्यूज़ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, तिहाड़ जेल से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर गैंगवॉर हुआ है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। एक कैदी ने टिल्लू पर लोहे के रॉड से हमला किया था। टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चली आ रही है। फिलहाल अभी ये नहीं पता चल सका है कि हमला करने वाला कैदी योगेश टुंडा
गोगी गैंग का सदस्य है या फिर किसी और गैंग से उसका नाता है, क्योंकि लगातार टिल्लू ताजपुरिया को लेकर जान का खतरा भी बताया जा रहा था। और ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, योगेश टुंडा जिसने हमला किया टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर वो गोगी गैंग का ही सदस्य बताया जा रहा है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से दी जा रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गोगी गैंग का सदस्य योगेश टुंडा जिसने टिल्लू ताजपुरिया पर तिहाड़ जेल के अंदर हमला किया, सेल नंबर 9 में था टिल्लू ताजपुरिया जहां पर हमला हुआ और अब जो जानकारी मिल रही है टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई है। मनोज वर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनोज, हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है तिहाड़ और वहां पर इस तरह की घटना का हो जाना और अब एक बड़े गैंगस्टर जिसको जो बार बार नाम चर्चा में रहता था उसकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 6:30 बजे करीब जो जानकारी मिल रही है कि टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला किया गया है और लोहे की रॉड से उसके ऊपर हमला किया गया था। टिल्लू ताजपुरिया को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि टिल्लू ताजपुरिया और गैंगस्टर जो जितेंद्र गोगी है उन दोनों की आपस में काफ़ी समय से दुश्मनी चली आ रही है और कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया का मौत होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि 2 साल पहले जितेंद्र गोगी ने जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसका जो शूटर सनी है उसको अपने पास बुलाया था और उसको जिगाना पिस्तौल दी थी और ये भी कहा था कि टिल्लू ताजपुरिया को रास्ते से हटाना। इसके लिए उसने प्लान भी बताया था कि कोर्ट के अंदर पत्रकार बनकर पहुंचे और टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे पहले ही टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी कोर्ट के अंदर ही। और अब जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जब शूटर्स ने अतीक अशरफ हत्याकांड में जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिया और गोगी गैंग के सदस्य ने ही टिल्लू ताजपुरिया को अभी मौत के घाट उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैसे कोई शख्स किसी की हत्या कर सकता है। तो तमाम जो आला अधिकारी हैं इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। तिहाड़ जेल की जो सिक्योरिटी है वो भी देखी जा रही है। इसके अलावा पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जिसको 10 मई को वोटिंग से पहले आज होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सुपरहिट मुकाबला। इसमें दोनों ही दलों के सबसे बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। कर्नाटक के चुनावी रण को आज दोनों दिग्गज दिखाएंगे अपनी ताकत। कर्नाटक दौरे पर आज पीएम मोदी 3 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 11 बजे चित्रदुर्ग में होगी। इसके बाद पीएम दोपहर 1 बजे विजयनगर के होसपेट में रैली करेंगे। पीएम की तीसरी और आखिरी रैली दोपहर 2:45 बजे सिंधनूर में होगी। 3 रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम कलबुर्गी में रोड शो भी करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की जीत को पक्का करने के लिए पीएम अगले 5 दिन में 15 रैलियां करने वाले हैं। कर्नाटका को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का है। उधर कर्नाटक में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। राहुल गांधी आज शिवमोगा और दावणगेरे में जनसभाएं करेंगे। राहुल का साथ देने के लिए बहन प्रियंका भी कर्नाटक में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। आज प्रियंका की मंड्या में एक जनसभा होगी और चिंतामणि, होसाकोट और सीवी रमन नगर में रोड शो करेंगी। तो ये कर्नाटक में चुनाव के दिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज से ठीक 8 दिन के बाद जनता का फैसला वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा और इसी वजह से प्रचार में बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूरा दमखम लगा दिया है। कर्नाटक में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बीजेपी इसमें पूरा दमखम लगा चुकी है। शिवमोगा में खुद गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ। राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार। मांड्या पहुंचे सीएम मुंबई तो असम के मुख्यमंत्री ने किया कर्नाटक में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ संवाद। कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, मानसिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ी है और ये डेस्परेट है। इसलिए भाषा का संयम समाप्त हो गया है और हमारे वरिष्ठ नेता मोदी जी वरिष्ठतम नेता को जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो बताता है कि वो बौखला गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही बदजुबानी को लेकर पार्टी पूरे राज्य में माहौल बनाने में जुट गई है। इसके लिए खुद सीएम बसवराज बोम्मई जनता के बीच उतर चुके हैं। इन सब के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक पहुंचकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा वोट्स का इंतजाम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा मन में रहा कि मैं जीतना पड़ेगा। न्यूज एंड व्यूज में अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष के जहर वाले बयान से अभी कांग्रेस का पाला छूटा भी नहीं था कि उनके बेटे का नालायक वाला बयान पार्टी के गले की फांस बन गया है। खबर यह है कि कर्नाटक बीजेपी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी गई है। बेटे किसके, आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के।
ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और उनके बेटे खुद ही कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी इस विवाद को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती। पहले सुनिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का ये बयान। बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकता है, बबूल के पेड़ है खड़गे जी, उसमें आम कैसे फलेगा। कांग्रेस के लोग आपा खो बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा माना है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के बयान को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। सुनिए बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री का ये बयान। ये कांग्रेस का संस्कृति है। कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहे हैं जरियाला शाह, अभी बेटा बोल रहे हैं नालायक प्रधानमंत्री, ऐसे कितना बार बोलेंगे। कर्नाटक चुनाव में पहले तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी की। अब मामला बिगड़ने पर पार्टी के दूसरे नेता सफाई देते हुए भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। देखिए कर्नाटक में कांग्रेस को कैसे पड़ी है बयानों की उल्टी फांस। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों को लेकर कांग्रेस क्या करे, ये कंफ्यूजन उसके नेताओं के बयान और तेवर में साफ दिखाई दे रहा है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की। राहुल के बयान के बाद देखिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे किस तरह अपने बेटे के बयान को पलटने पर मजबूर हो गए। जबरदस्ती प्रियंका खड़गे के मुंह में ये बात मत डालिए। उन्होंने ये सब मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि एक सांसद के खिलाफ बोला था जिसने उन पर हमला किया था। राजस्थान के सीएम तो इतने कंफ्यूज हो गए कि पूरे मामले को अलग ही ट्विस्ट दे दिया। बहुत पॉपुलर हो गए राहुल गांधी इसमें यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। अब कब इनको निष्कासित करना पार्लियामेंट से, ये षड्यंत्र उसी दिन हो गया था जब उनकी यात्रा कामयाब हुई। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। अपने बयानों से ध्रुवीकरण तेज करने में जुटे हिमंता ने कांग्रेस और खासकर प्रियंका वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। देखिए देश ही हिंदू सिविलाइजेशन है। अगर देश का राजनीति में आप हिंदू सभ्यता का बारे में नहीं बोलेगा, संस्कृति का बारे में नहीं बोलेगा, क्या मैं अरब में जाके हिंदू का बारे में बोलो, मैं पाकिस्तान में जाके हिंदू का बारे में बोलो, या अफगानिस्तान में जाके बोलो। इन्हीं तेवरों के लिए जाना जाता है बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को। और इन्हीं तेवरों के साथ कर्नाटक में बीजेपी के लिए वोटों का इंतजाम कर रहे हैं हिमंता ने राहुल से सीखने वाले बयान पर प्रियंका पर सीधा वार किया। राहुल गांधी जी से सीखने के लिए मुझको अमेठी में चुनाव हारना पड़ेगा क्या? मोदी जी चुनाव हारे वाराणसी में जाके। इतना ही नहीं, खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर भी हिमंता ने पलटवार किया। ये जो सांप है मोदी जी और शिव जी का सांप है और ये काटेगा ही हमको, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है अभी। हिमंता बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और उनके जिम्मे कर्नाटक में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ साथ हिंदू वोटों को जुटाने का जिम्मा दिया गया है। देखिए कर्नाटक के चुनावी रण में आज का दिन अहम है। यहां बीजेपी को टक्कर दे रही कांग्रेस आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। इन रैलियों में कांग्रेस कर्नाटक के लोगों से मुफ्त बिजली, बस यात्रा, अन्य योजनाओं की घोषणा कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका भी इन्हें पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं। आज सुबह 9 बजे कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र रिलीज किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे तो सीएम पद के दावेदार दोनों चेहरे पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी रहेंगे। इससे पहले बीजेपी ने भी कर्नाटक के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर वार्ड में अटल आहार केंद्र, बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त और बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदनी दूध रोजाना और 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन देने का वादा किया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत और बीजेपी नेता मोहित कंबोज के बीच एक वायरल वीडियो को लेकर ठन गई है। मामला इतना गर्म हो गया कि कंबोज ने राउत को अपशब्द कह दिया।
ये बीजेपी नेता मोहित कंबोज का वायरल वीडियो है, जिसको लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शिकायती चिट्ठी लिखी है। संजय राउत का आरोप है, मोहित कंबोज ने 29 अप्रैल को रात 3:30 बजे खारघर पश्चिम के बियर बार में नशे की हालत में जमकर हंगामा किया और पुलिस को अमित शाह और फडणवीस का नाम लेकर धमकी दी। संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया, कहा पुणे में पुलिस ने ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान के कार्यक्रम को समय सीमा का हवाला देकर बीच में रोक दिया, लेकिन मोहित कंबोज रात 3:30 बजे तक बियर बार में नाचते रहे। अब इसी पर मोहित कंबोज ने भी पलटवार किया है, लेकिन भाषा की मर्यादा तोड़कर कंबोज ने ट्विटर पर लिखा, सुअर के साथ कभी कुश्ती नहीं लड़ना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों गंदे होते हैं और सुअर को पसंद आता है। मैं अपने स्टाइल में और अपने समय के मुताबिक इसका जवाब दूंगा। तथ्यों के साथ अपनी बात सामने रखूंगा। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 की, जिसके लिए आज शाम पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। तो वहीं 2024 के मद्देनजर किए गए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 17 नगर निगम सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। प्रयागराज, जो अतीक अहमद मर्डर की वजह से चर्चा में है, यहाँ के सर्वे में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी 45% से ज्यादा पसंद के साथ टॉप पर है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में निकाय चुनाव में लोकसभा चुनाव का मूड समझने की कोशिश की गई है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एसपी को 24%। ये वोट प्रतिशत तब सामने आया जब सवाल पूछा गया कि नगर निगम चुनावों में किसे वोट देंगे। योगी के गढ़ गोरखपुर में भी बीजेपी को करीब 50% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। यहाँ एसपी दूसरे नंबर पर है। राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी 48% से ज्यादा वोट हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि एसपी 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस सभी 17 नगर निगमों में कहीं दौड़ में नजर नहीं आ रही। फैजाबाद, मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, बरेली और अलीगढ़ में भी बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं न्यूज एंड व्यूज में। देखिए, आज सीएम योगी माफिया अतीक अहमद के गढ़ में चुनावी रैली करने वाले हैं और रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माफिया के सफाई के बाद योगी की ये प्रयागराज में पहली रैली है। यह प्रयागराज के लूकरगंज का वो लीडर प्रेस मैदान जहां रैली की तैयारियां जारी हैं। रैली की तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए, एक भव्य मंच यहां पर तैयार किया जा रहा है। इस मैदान के 200 मीटर के दायरे में कभी अतीक का साम्राज्य हुआ करता था। अब उस अवैध कब्जे को खाली कराकर गरीबों के लिए आवासीय योजना बनाई जा रही है। योगी जी यहाँ से पूरे प्रदेश वासियों को ये मैसेज देंगे, प्रयाग वासियों के साथ, कि इस प्रदेश में और देश में अब केवल शांति का स्वर और संविधान का स्वर ही चलेगा। नगर निकाय में सरकार बनने के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। जिस जगह सभा होगी वहाँ से फुलदाबाद, नरोला रोड, अटाला, हिम्मतगंज, चकिया, कसारी मसारी के रास्ते निकलते हैं, जो कभी अतीक का गढ़ हुआ करते थे। ऐसे में योगी के भाषण पर प्रयागराज की निगाहें होंगी। बाकी रैलियों की तरह यहाँ भी योगी की माफिया मुक्त प्रदेश की हुंकार सुनाई दे सकती है। तो देखिए, यूपी में चुनावी काल चल रहा है तो अजब गजब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई संत कबीर नगर से, जहां एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही मंच गिर पड़ा। 1, 2, 3, 4 और 5 और धड़ाम। कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं लगेगी। ये तस्वीरें यूपी के संत कबीर नगर की, जहां पूर्व सांसद की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कार्यक्रम जारी था, लेकिन बड़े मंच के सामने नंबर बनाने की होड़ में छोटे मंच पर भीड़ जुट गई और मंच भरभराकर ढह गया। हालांकि मंच गिरने के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा। अखिलेश यादव ने ही मंच से कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। संविधान मान रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं लगेगी। इस समाजवादी मंच से एकदम स्वस्थ है। वहीं सुल्तानपुर में चुनावी प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा को संबोधित करने जा रही बीजेपी नेता मेनका गांधी कीचड़ में फिसल गई, जिसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। हालांकि बताया जा रहा है दोनों घटनाओं में किसी को चोट नहीं आई।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाहुबली अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद ही अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। फैसले के सिर्फ 56 घंटे बाद ही बाहुबली अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर सांसद था। फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ये नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव बिजनेस है, तो ये लोकतंत्र को हाईजैक करने का मामला है। देश नियम व कानून के अनुसार चलेगा और कानून अपना काम कर रहा है। सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी हो या अफजल, कानून एक है और उसकी भी सदस्यता नियमों के आधार पर गई थी और अफजल अंसारी की भी नियमों के आधार पर गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को ही अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई है। डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को भी कृष्णानंद राय हत्या और उंगटा अपहरण केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद ही एक्शन लिया गया है। न्यूज में अगली खबर और अहम जानकारी आपको दे दें। देखिए, अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनने वाला है, जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। जो जीएसटी है वो सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई। 5 अलग अलग टैक्स, आधे लोगों को तो समझ नहीं आता ये जीएसटी कैसे बनी है, कब बनी। विपक्ष भले ही जीएसटी को दिन रात कोसे, लेकिन मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2023 में सरकार ने जीएसटी से 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इससे पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में हुआ था। तब जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। यानी इस साल अप्रैल में सरकार ने पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा जीएसटी जुटाया है। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है। कम टैक्स रेट के बावजूद टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा बताता है कैसे जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को बढ़ाया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स साल 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब है। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है। मार्च बीता, अप्रैल भी बीत गया, लेकिन देश के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कई मैदानी इलाकों में बरसात अभी तक खत्म नहीं हुई। देखिए बेमौसम बर्फबारी और बारिश की ये ताजा तस्वीरें जो चिंता बढ़ा रही हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं, ये भले ही देखने में बेहद खुशनुमा लग रही, लेकिन असल में ये तस्वीर आफत की सौगात है। केदारनाथ में रह रहकर हो रही बर्फबारी और बारिश की ये तस्वीरें देखिए। साथ ही देखिए किस तरह इसी बर्फबारी के चलते उत्तराखंड के श्रीनगर में रोक दी गई 4 धाम की यात्रा। श्रीनगर का नाम सुनकर अगर आपको कश्मीर की याद आ गई हो तो चलिए कश्मीर और दक्षिणी इलाकों की तस्वीरें देख लीजिए, जहां शोपियां और कुलगांव में आंधी के साथ हुई बर्फबारी ने सब कुछ बदल दिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।